लेकिन ईरान रुक नहीं रहा है। ईरान ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है और अब खबर यहां पर है कि बदले की कार्रवाई करते हुए ईरान ने हॉर्मुज में शिप पर हमला कर दिया है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का दावा किया गया, लेकिन कोई आधिकारिक बयान अभी तक आया नहीं है। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई है, आप समझिए 6 कमर्शियल ऑयल टैंकर पर ईरान की ओर से हमला किया गया। ईरानी ड्रोन अटैक से ऑयल टैंकर्स में भीषण आग लगी है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया। 250 से ज्यादा जहाज हॉर्मुज और उसके आसपास इस समय फंसे हुए हैं, क्योंकि उन पर खतरा मंडरा रहा है। अगर वो जरा भी मूवमेंट करेंगे तो आप सोचिए कि यहां सीधे तौर पर हमला किया जा रहा है और इन जहाजों को तबाह कर दिया जा रहा है ईरान की मिसाइलों से। तो ईरान ने यह बदला लिया है, हॉर्मुज में शिप पर हमला कर दिया है। इसका असर क्या होगा, आप जरा आप ये भी समझिए, क्योंकि इसका असर सिर्फ इजराइल या अमेरिका या अन्य खाड़ी देशों पर नहीं पड़ेगा, दुनिया की कई देश इसकी जद में आएंगे। तो आप समझिए कि कच्चे तेल की कीमत में 13% उछाल होगा। दुनिया के 26% ऑयल सप्लाई का मार्ग है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत का सप्लाई रूट है। यही एक रूट है जिससे तेल की सप्लाई होती है। हॉर्मुज बंद होने से ऑयल की कमी होगी और पूरी दुनिया में होगी। अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा और भारी असर पड़ेगा। सभी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्ट्रेट बंद करने से अमेरिका को भी भारी नुकसान होने वाला है। आप ये समझिए कि अब नुकसान की खबर यहां शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर ईरान के कट्टर दुश्मन कौन कौन है, अब जरा आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इस समय 16 देशों से क्या ईरान जंग लड़ेगा। जिस तरीके से उसने तमाम खाड़ी देशों को इसमें इन्वॉल्व किया, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब की अगर बात करें तो लगातार वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं। खाड़ी में तीसरा विश्व युद्ध क्या अब दस्तक दे चुका है, उसकी आहट हम यहां पर देख पा रहे हैं। कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, इन सभी को अपना दुश्मन बनाता हुआ ईरान दिख रहा है। बहरीन, ओमान, सीरिया, साइप्रस की बात करें, ये वो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ी सिंपैथी रखती ईरान के लिए। लेकिन आप देखिए ईरान ने इन देशों को भी टारगेट किया। पहले कहा गया कि हमने एक यूएस मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया, लेकिन उसके बाद आप तस्वीरें देखिए कि तमाम रिहायशी इलाकों पर अटैक किए गए, होटल्स पर अटैक किए गए, रिफाइनरी पर अटैक की गए। किस तरीके से सऊदी अरब की अगर बात करें तो वहां जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है तेल की, उसको नेस्त नाबूद करने की कोशिश यहां ईरान की ओर से की गई है। तो सपोर्ट मिलता हुआ ईरान को अभी फिलहाल किसी का ज्यादा दिख नहीं रहा। हाँ, रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट यहां जरूर आया था, लेकिन वो अमेरिका के खिलाफ था। ईरान के समर्थन में रशिया की तरफ से कोई एक्शन या कार्रवाई हम नहीं देख रहे हैं। चाइना की तरफ से भी ऐसा कोई ठोस कदम नहीं देखा जा रहा है। बाकी ये तमाम जो 12 देश हैं जिस पर लगातार अटैक किया जा रहा है ईरान की ओर से, उनसे कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से दुश्मनी मोल लेता हुआ ईरान यहां दिख रहा है। इस समय खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सहाय सर, जिस तरीके के हालात हैं, देखिए दोनों ही तरफ से लगातार बराबर बमबारी हो रही है। उसके बाद अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो इससे नुकसान सभी का है। अमेरिका को भी भारी नुकसान है, भारत को भारी नुकसान है, खाड़ी देशों पर इसका ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो ये जैसा आपने पहले भी कहा था कि एक अल्टीमेटम देने की कोशिश यहाँ ईरान कर रहा है, लेकिन वाकई में क्या वो ऐसा कर पाएगा, सक्षम है वो करने में? आज की तारीख में उनकी सारी क्षमताएं बहुत ज्यादा कंटेन हो चुकी हैं। जो वर्ड यूज किया था इजराइल ने कि मिशन है डिग्रेड द वॉर वेजिंग कैपेसिटी ऑफ ईरान। उनके युद्ध करने की क्षमता को डिग्रेड करना एक प्राइमरी मिशन था इनिशियली, वो अचीव करता हुआ दिख रहा है इजराइल। और ईरान अभी ईरान के तौर पे नहीं लड़ रहा है, मैं बार बार ये कह रहा हूं। इस समय आईआरजीसी के लोअर लेवल कमांडर्स, बटालियन कमांडर्स अपने अपने जोन को टेक ऑन कर रहे हैं और बिना किसी स्ट्रेटेजी के छोटे छोटे पोटेंट वेपन से अटैक कर रहे हैं जी। अनगाइडेड अटैक हैं, रोग टाइप के अटैक्स हो रहे हैं और दोनों तरफ की बमबारी बिल्कुल भी बराबर नहीं है। यूएस और आईडीएफ की जो बमबारी हो रही है तेहरान और ईरान के बाकी इलाकों में, उनकी जो एक स्ट्रेटेजिक रीच है वो अनलिमिटेड हो चुकी है। कंप्लीट एयर डोमिनेशन है उनका तेहरान और उसके अगल बगल के इलाकों के ऊपर, और एब्सोल्यूट मॉनिटरिंग ऑफ एवरी टैक्टिकल मूव ऑफ आईआरजीसी। ये तीनों चीजें एक साथ चल रही हैं इनके जॉइंट एक्सरसाइज में, इजराइल और यूएसए के। हॉर्मुज अभी भी सेफ है, मेरी बात माने। जितने भी ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है और जो लाइव कैमरा फीड्स अवेलेबल हैं, हॉर्मुज पे अभी कोई ऐसा खतरा नहीं है। हाँ, वहां एक बॉटलनेक बन रहा है क्योंकि कल किसी एक रोग बटालियन कमांडर ने या किसी एक एलिमेंट ने 2 या 3 टैंकर्स को, ऑयल टैंकर्स को हिट किया था उस नैरो लेन में।
तो वहां कुछ एक बड़ी कतार खड़ी हो गई होगी ऐसे टैंकर्स की जो वहां जी। से नहीं निकल पा रहे हैं, और कुछ वहां से हटना चाह रहे होंगे, डिस्प्लेस होना चाह रहे होंगे, क्योंकि उनको अभी भी खतरा लग रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है नैरोएस्ट जगह पे 20 माइल्स का है, बहुत पतला, ओमान और ईरान के बीच में बहुत पतली सी एक गली टाइप का है अगर आप लार्जर स्केल पे देखेंगे। तो ऑयल सप्लाई टेम्पररी डिसरप्ट होता हुआ दिखेगा, लेकिन उसको ओपेक के बाकी नेशंस बहुत आसानी से वापस रेगुलेट कर सकते हैं। अपनी जो उन्होंने सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन है ऑन द टोटल नंबर ऑफ बैरल्स पर डे, उसको वो बहुत आसानी से मेक गुड कर सकते हैं। एक मेजर हिट जो ईरान के किसी एक आईआरजीसी के बटालियन कमांडर ने अपनी गर्मजोशी में या गुस्से में किया है, वो जो अरामको जो वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरीज है वर्ल्ड की, उसकी पाइपलाइन को, उसकी फैसिलिटी को हिट किया है। तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन रोक दिया है, और ऐसे ही एक और कोई लिक्विड गैस की प्रोडक्शन लाइन को उन्होंने हिट किया है। स्मॉल स्केल हिट है, लेकिन ये इतने कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग मॉडल्स होते हैं इनकी रिफाइनरीज के, उनकी सप्लाई लाइंस के, उनकी लोडिंग लाइंस के, कि थोड़ा भी कुछ गलत हो गया तो प्रोडक्शन तो तुरंत रुक जाता है, और एक बार प्रोडक्शन रुक गया तो पूरी चेन डिस्टर्ब होती है। जी बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो ये सिर्फ एक अल्टीमेटम है, अभी सब कुछ फिलहाल कंट्रोल में दिख रहा है, इतना आसान भी नहीं है इसे बंद कर देना। लेकिन सर अब आगे क्या, जो बार बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या कब तक ये स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, क्योंकि कोई मीडिएशन की बात नहीं हो रही है, कोई डिप्लोमेसी का रास्ता खुलता नहीं दिख रहा है। ईरान ने साफ इनकार किया कि हम बातचीत नहीं करेंगे, ना इजराइल से करेंगे ना अमेरिका से करेंगे। तो अमेरिका और इजराइल का अगला कदम क्या होगा? क्या ये छोटी छोटी स्ट्राइक से रहेंगी या कोई और बड़ा कदम बनाने की स्ट्रैटेजी यहाँ हो रही है? स्केल एंड स्कोप मैट्रिक्स बोलते हैं मिलिट्री की भाषा में। स्केल एंड स्कोप है, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, कि स्केल कितना बढ़ेगा और स्कोप में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो इन दोनों में अमेरिका की तरफ से या आईडीएफ की तरफ से स्केल एंड स्कोप पहले दिन के उनके डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही चल रहा है। वो बहुत ही प्लान तरीके से, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और मेथोडिकल तरीके से ईरान की आईआरजीसी की वॉर वेजिंग कैपेसिटी को, उनके युद्ध करने की क्षमता को डिग्रेड कर रहे हैं, उनके मिसाइल यूनिट्स को, उनके लॉन्चर्स को, और उनके अंडरग्राउंड मिसाइल असेंबली लाइंस को उन्होंने B2 से हेवी बॉम्बिंग करके डिस्ट्रॉय किया हुआ है। टीवी नेटवर्क को, कम्युनिकेशन नेटवर्क को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है तेहरान और उसके अगल बगल। आईआरजीसी की लीडरशिप के बारे में ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है कि वो तेहरान से हट चुके हैं, वो कहीं इकट्ठा नहीं हो रहे, वो आपस में बातें नहीं कर रहे। तो ये जो कल कुवैत में हादसा हुआ है F-15 को लेके, उससे अमेरिकन प्रेसिडेंट थोड़े अपसेट हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो बैकअप एक तैयारी कर रखी थी कि अगर सेकेंड अपराइजिंग अगेंस्ट द रजीम नहीं होगा ईरान के अंदर, तो हम फुट ऑन ग्राउंड की कोशिश करेंगे, जिसके लिए उन्होंने आज से कुछ महीने पहले फील्ड मार्शल मुनीर को बुलाकर अमेरिका में शायद उनको अलाइन किया था कि अगर पाकिस्तान और ईरान की जो 900 किलोमीटर की बाउंड्री है, उसके थ्रू उनको इजीएस्ट पैसेज मिलेगा ग्राउंड इन्वेजन का, जिसके चांसेस कम है। ज्यादा चांसेस हैं कि जब ये एब्सोल्यूट एयर डोमिनेशन पा जाएंगे, सारी एयर डिफेंस को उसके डीएक्टिवेट कर देंगे ईरान को, तब इनके मेजर ग्लोब मास्टर टाइप के जो जहाज हैं, जिसमें 400-500 ट्रूप्स एक साथ जा सकते हैं, उसको लेके ये तेहरान पे लैंड कर सकते हैं, और तेहरान पे लैंडिंग के बाद एक टेक ओवर ऑफ द कैपिटल, रेगुलेटेड टेक ओवर होगा, जिसमें सारी सिविल एजेंसीज काम करती रहेंगी, आईआरजीसी को कंटेन कर दिया जाएगा, और लोगों को ये बोला जाएगा कि एक नई एंटरिम गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन प्लेस है, जब तक कि आप लोग डेमोक्रेटिक तरीके से एक नई गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं चुन सर, लेते माफी हैं। के साथ आपको रोक रही हूं, आप अपनी बात पूरी करिएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट मिल गया है कि इजराइल के हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। बुशहर में हुए हमले में 5 सैनिकों की मौत की खबर है। ईरानी एयरफोर्स और नेवी के सैनिकों की भी मौत की खबर यहां मिल रही है। तो इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ अटैक यहां पर किए गए, लेबनान पर अटैक किया गया, बेरूत पर अटैक किया गया, और उसके बाद अब खबर मिल रही है कि बुशहर में हुए हमले में 5 सैनिकों की जान चली गई है। ईरानी एयरफोर्स और नेवी को भी भारी नुकसान यहां पहुंचा है, और इन सैनिकों की भी यहां मौत हुई है। साहिर सर लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सर, जिस तरीके के हालात हम यहां देख रहे हैं, जैसा आपने कहा कि एयर डोमिनेंस पहले पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा ईरान का, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इनकी पूरी ताकत को खत्म करने की कोशिश अभी इजराइल अमेरिका दोनों कर रहे हैं कि इनके पास में अब कुछ बचे ना सर उठाने के लिए। वही कोशिशें हम देख रहे हैं, सैनिकों को मारा जा रहा है, लगातार उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना बनाया जा रहा है, जिससे ईरान मजबूत बना हुआ है या आगे वो कोई कार्रवाई कर सकता है। यही स्ट्रैटेजी है क्या जो हमें देखने को मिल रही है?
इनके जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स थे उनको डीन्यूक्लियराइज कर देना, उनके एनरिच्ड यूरेनियम को कंट्रोल कर लेना या उनको बाहर शिफ्ट कर देना या उनको खत्म कर देना, उनकी मिसाइल प्रोग्राम्स को रिस्ट्रिक्ट कर देना, स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को मतलब लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स को जो 2000 और उससे ज्यादा किलोमीटर की मार कर सकती हैं, क्योंकि इसराइल का डिस्टेंस फ्रॉम ईरान 2200-2300 किलोमीटर है। तो उनका सारा कंसर्न है कि इसराइल के ऊपर ईरान का लाइकली थ्रेट कम कर दिया जाए। तो वो 2000 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल्स के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसको खत्म करने की बात करते हैं। न्यूक्लियर पावर ईरान कभी था नहीं, न्यूक्लियर पावर एज अ WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट शुरू करी हुई थी, 60 लेवल तक N60 तक जा चुके थे और ये अभी तक पीसफुल यूज के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहे थे। तो इजराइल का ये पैनिक या पैरानॉइड हो जाना कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि ईरान बार बार ये कहता रहा है कि इस्लामिक आदेशों के तहत वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते हैं। उनका सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पीसफुल एनर्जी के लिए है। और इसी के बाद जब उनका जून में इन्होंने मिडनाइट हैमर किया था तो उसके बाद आपने देखा कि वो उसके बाद कोई रेडियो एक्टिव लीक्स नहीं हुए, मतलब न्यूक्लियर वेपन वहां पे नहीं थे जी। और बहुत ही जल्दी उन्होंने उसको रिकंस्ट्रक्ट करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी एक जिद है यूएस और इजराइल की कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनका मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो जाए और वो अपने प्रॉक्सीज को हार्डवेयर देना बंद कर दें, 3H को हार्डवेयर देना बंद कर दें, ताकि इजराइल की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। और ये बहुत मेथोडिकल तरीके से अपना कैंपेन चला रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 दिन में जब ईरान की फायर पावर और कम हो जाएगी, अभी ही देखें वो अपनी सारी लड़ाई सिर्फ ड्रोन से लड़ते दिख रहे हैं। 60 to 70% ऑफ ऑल दी असॉल्ट्स कमिंग फ्रॉम ईरान आर ड्रोन बेस्ड, जो कि बहुत छोटी पोटेंसी के इधर उधर रोग तरह से उड़ रहे हैं। उनको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होता है। कई बार उनकी सिग्नेचर्स जो होते हैं वो इतने कमजोर होते हैं कि छोटे से छोटा रडार भी उनको पकड़ नहीं पाता है। उनका क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होता है, तो उनको हिट करना, और ये बहुत भारी मात्रा में मोबाइल हैं, कहीं किसी गांव में ले जाके वहां से लॉन्च, एग्जैक्टली जो हिजबुल्लाह ने कल किया है या आज भी किया है, जिसके बाद बेरूत में, सेंट्रल बेरूत में, उसका नाम ये विलेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विलेज का कंसेप्ट वहां है कि शहर से डिस्कनेक्टेड, बट वो काफी सिविलियन पॉपुलेशन वाला इलाका है बेरूत का। बिल्कुल ठीक है सर। बड़ी खबर है कि यूएई में ईरान के लगातार हमले जारी हैं। हमले को देखते हुए कनाडा ने बड़ा फैसला लिया है। कनाडा ने अपना दूतावास बंद कर दिया है। तो एहतियात के तौर पर ये फैसले हो रहे हैं क्योंकि यूएई में इस समय ईरान के लगातार हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। हमलों को देखते हुए कनाडा ने बड़ा फैसला भी किया, अपना दूतावास यहां बंद कर दिया है। निपुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण जी, अब आगे क्या? ये बार बार सवाल सभी के जहन में है क्योंकि इतनी पावर ईरान में है नहीं कि वो अमेरिका और इजराइल का सामना कर पाएगा, क्योंकि फुल फ्लेज अब वॉर में ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। नई रिजीम की बात बार बार हो रही है कि अमेरिका और इजराइल का मकसद अगर मोटा मोटी देखा जाए तो यही कि एक नई रिजीम वहां पर बने, लेकिन वो कैसे स्थापित होगी जिस तरीके के अभी हालात हम यहां देख पा रहे हैं ईरान के भीतर? नहीं, देखिए, जिस तरह की हालत हम देख रहे हैं उस तरह के हालात में ही कोशिश ये है अमेरिका की कि जितना ज्यादा हो सके। देखिए, ईरान ने क्या किया, जो मुझे लगता है बड़ी भूल ईरान की ये हुई कि ईरान ने ताबड़तोड़ हमले एक जगह कंसंट्रेट होकर नहीं किए, बल्कि जिधर चाहे फेंकना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है नहीं, बदहवासी का जो आलम होता है कि मुझे रिवेंज लेना है, मुझे बदला लेना है, कुछ भी करके, और मल्टी फ्रंट वॉर्स को बना दिया। जो ईरान दावा कर रहा था कि ये हमारे केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, मिडिल ईस्ट तक हो जाएगा, फैल जाएगा। तो अमेरिका और इजराइल से लड़ने के दौरान ईरान यही कोशिश कर रहा है कि इस वॉर का दायरा पूरा मिडिल ईस्ट हो जाए। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ईरान को लगता है कि अमेरिका 2 ही वजह से रुकेगा। पहला तरीका कि मैं अमेरिका के सैनिकों की लाशें बिछानी शुरू कर दूं। जैसे ही उनके ताबूत जाने लगेंगे अमेरिका में, तो अमेरिका की जनता सड़कों पर आकर, और हुआ भी सर, ये दावा भी यहाँ पर किया गया कि 500 से ज्यादा सैनिकों को उसने टारगेट कर लिया है, जिसमें कई की मौत हुई, कई जख्मी हैं, जिसे लेकर अमेरिका में भी अब सवाल खड़े होने लगे ट्रंप के ऊपर। तो इसका कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी का असर थोड़ा बहुत हम देख पा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, अभी क्या ना, कंफर्म अमेरिका ने डेटा नहीं दिया है कि कितने सैनिक अमेरिका के मारे गए हैं। ईरान की ओर से सर दावा किया जा रहा है। हाँ, ईरान की ओर से दावा है ना। तो ये तो क्या होता है कि वॉर के दौरान बढ़ा चढ़ा के चीजें दावे किए जाते हैं इतना, लेकिन अमेरिका, ये जो सेफ कंट्री हैं, जब ये कंफर्म कर देंगे कि हाँ ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है जहाँ गुंजाइश रहती है। पहले एक बार हम अमेरिका का कंफर्म देख लें कि अमेरिका कितना कंफर्मेशन रखता है, पहली बात।
और दूसरा कई कंट्रीज पर इस प्रकार के हमले किए गए, ये अमेरिका के जो एसेट है, यानी कि वहां पे जो एसेट अमेरिका के, उनको टारगेट किया जा रहा है, ताकि क्या हो, इन कंट्रीज में पैनिक फैले। जितने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं जो अमेरिका से अच्छे रिलेशन रखते हैं, वो अमेरिका इजराइल पर दबाव बनाए। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी मुझे लग रही है जिस पर ईरान काम कर रहा है, ताकि अमेरिका अटैक करना रोक दे। लेकिन इस समय स्थिति ये है कि ईरान अपने दौर के सबसे कमजोर हालत में है। उसका कारण क्या है? टॉप लीडरशिप कई, केवल खामनेई ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्री हैं और भी कई टॉप लीडरशिप को अमेरिका टारगेट कर चुका है, उनको मार चुका है। इंटरनल क्या है कि जो इस्लामिक रूल वहां पर है उसके समर्थन में बड़ी आबादी है, और एक बड़ी आबादी जो है उसका विरोध कर रही है। तो जो विरोध करने वाली जनता है वो थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप कह रही है, थैंक यू अमेरिका कह रही है। तो ये एक हालत पक्ष में होता है। और अभी स्थिति क्या है कि रशिया जो है वो मुझे लगता नहीं कि आने वाला है। रशिया यूक्रेन वॉर तो है ही, बल्कि बिल्कुल सर, हम आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले को लेकर यूएस में राजनीतिक विरोध की शुरुआत हो गई है। डेमोक्रेट सांसद मार्क वार्नर का बड़ा स्टेटमेंट है, इजराइल ने अमेरिका सेना को खतरे में डाल दिया है। ईरान से इजराइल को खतरा था, ये मार्क वार्नर ने कहा। अमेरिका को कोई तत्काल खतरा नहीं था ईरान से। ये बड़ी बात अब लगातार सामने आ रही है। सहाय सर, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जैसा निपुण जी ने भी यहाँ पर कहा था कि अमेरिकी सेना को सीधे तौर पर जब टारगेट यहाँ करना शुरू हो जाएगा, उसके बाद स्थिति अलग देखी जाएगी। तो सहाय सर, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ विरोध शुरू हो चुका है कि इजराइल को तो तत्काल खतरा था, उसका एक्शन समझ में आता है, वो जस्टिफाई एक तरीके से आप कर भी पाएंगे, लेकिन अमेरिका का ये रुख कहीं ना कहीं अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डाल चुका है। अब इस बात को लेकर जोरदार विरोध अमेरिका में हो रहा है। सर देखिए, अमेरिका का एक बहुत बड़ा तबका, खास करके डेमोक्रेट्स का एक बहुत बड़ा तबका, और इंक्लूडिंग वहां की जुडिशरी में बहुत लेफ्ट लीनिंग थियोलॉजिस्ट हैं। ऐसे फिलॉसफी है उनकी जो कि अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट ज्यूज, और ये धीरे धीरे करके पैन ग्लोब हो रहा है। यूरोप में हो रहा है, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो ज्यूज के साथ नहीं खड़ा है, रेडिकल इस्लाम का साथ देते हुए दिख रहा है, बिकॉज ऑफ वोटिंग पावर्स, बिकॉज ऑफ सिटीजनशिप इश्यूज। उनका फार लेफ्ट लीनिंग एक अप्रोच रहा है। और ये जो स्पोक्स पर्सन है जो डेमोक्रेट के ही हैं, वो इस बात को पहले से ही कर रहे हैं, हमले के दिन से ही कह रहे हैं कि ये गलत हो गया, इसमें कांग्रेस को क्यों नहीं आपने कॉन्फिडेंस में लिया एंड ऑल दैट। तो मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट आया है अभी कुछ वक्त पहले, जिसमें वो कह रहे हैं कि दे हैड अ इमिनेंट थ्रेट